दोस्तों नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। आज मैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के बारे में एक एक टॉपिक मैं 2-3 दिन के अंदर बराबर लाऊंगा। और सबसे पहली टॉपिक मेरी मोहम्मद गौरी होगा, जिससे बनने वाले जितने भी सारे सवाल होंगे मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। और उसके बाद मैं एक एक क्वेश्चन को डील करूंगा कि कहां से क्या आ सकता है। ठीक है, तो मैं समय ना गवाते हुए सबसे पहले टॉपिक पर शुरू करता हूं। ठीक है, ओके। मोहम्मद गौरी, गौर का शासक। अब ये पहला सवाल होता है, ये गौर पड़ता कहां है, ये कहां पर है? ये गजनी और हेरात के बीच स्थित है। गजनी और हेरात के बीच, ठीक है, गजनी और हेरात के बीच। गौर पर ये गजनी और ये हेरात, ये दोनों वर्तमान में अभी अफगानिस्तान में पड़ते हैं। ठीक है, गजनी जो है, इसका सबसे पहले यहां पर देखा जाए, यदि गौरी से थोड़ा पीछे जाएं तो इस पर गजनवी वंश का अधिकार था, महमूद गजनवी का। ठीक है, जिसने सबसे पहले गौर को जीता और इसका इस्लामीकरण किया। गौर का इस्लामीकरण किया। गौर से इस पहले यहां पर बौद्ध धर्मावलंबी रहते थे। ठीक है, उन्होंने यहां पर अधिकार करके इसका इस्लामीकरण किया। इसके बाद हुआ क्या, महमूद गजनवी जब थे, उनकी वंशज कमजोर पड़ी। तो महमूद गजनवी के जब कमजोर पड़ने पर दो वंश का उत्थान हुआ। एक था गौर वंश और दूसरा ख्वारिज़्म वंश। तो महमूद गजनवी के कमजोर पड़ने के कारण ये दो वंश का उदय हुआ। ठीक है, ख्वारिज़्म वंश ईरान में और गौर वंश आपका गौर में। ठीक है, अब एक कारण यह भी आता है कि गजनवी वंश कमजोर कैसे पड़ा। एक तो उनके उत्तराधिकारी अयोग्य थे, दूसरा सल्जुक तुर्कों ने इनके साम्राज्य को बराबर चोट करके कमजोर कर दिया था। ये गजनी का शासक था। गौर, तो गौर वंश का जो पहला शासक होता है गौर का, वो होता है गियासुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, गियासुद्दीन मोहम्मद ये वही व्यक्ति है, देखा जाए तो ये गौरी का भाई था, जिसने 1163 ईस्वी में गौर पर अधिकार करता है। ठीक है, गौर पर अधिकार करने के बाद इससे 10 वर्ष बाद 1173 ईस्वी में इसी का भाई मोहम्मद गौरी गजनी पर अधिकार करता है। फिर दोनों भाई के बीच एक समझौता हो जाता है, और समझौता क्या होता है कि गजनी पर मोहम्मद गौरी का अधिकार होगा और गौर पर इसके भाई गयासुद्दीन महमूद का। दोनों भाई आपस में समझौता करते हैं कि ये गयासुद्दीन मोहम्मद पश्चिम दिशा की ओर फैलाव करेंगे। यह अद्भुत समझौता था, पश्चिम दिशा की ओर, और मोहम्मद गौरी पूर्व दिशा की ओर फैलाव करेंगे। ठीक है, यहां तक हमको नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहां तक क्या क्या बताया। गौर गजनी और हेरात के बीच पड़ता है। यह पूछा जा सकता है कि गौर कहां पर पड़ता है, गजनी और हेरात के बीच। गौर का इस्लामीकरण कौन किया? तो महमूद गजनवी ने। उससे पहले गौर पर किस वंश, कौन से धर्मावलंबी रहते थे? तो बौद्ध। गौर के जो निवासी थे वो कृषि और व्यवसाय और हथियार और घोड़ा पालना इनका मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, 10,000 फीट की ऊंचाई पर था। ठीक है, तो उसके बाद गौर पर अधिकार कब किया? जब गजनवी वंश कमजोर पड़ने लगा, सल्जुक तुर्कों के बार बार आक्रमण करने के कारण गजनवी वंश कमजोर पड़ा, तो गौर पर गयासुद्दीन मोहम्मद ने अधिकार कर लिया। कमजोर पड़ने के कारण क्या हुआ? दो वंश का उत्थान हुआ, गौर वंश और ख्वारिज़्म वंश। ख्वारिज़्म वंश का ईरान में था और गौर का यहां पर
गयासुद्दीन मोहम्मद का अधिकार हो गया। इसके 10 वर्ष पश्चात मोहम्मद गौरी का गजनी पर अधिकार हो गया। कहां पर? गजनी पर। दोनों भाई के बीच समझौता होता है और इसी समझौते के तहत ये दोनों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गयासुद्दीन मोहम्मद का साम्राज्य विस्तार रुक जाता है क्योंकि पश्चिम दिशा में ख्वारिज्म ने इसका रास्ता रोक दिया। ख्वारिज्म के शासकों ने गयासुद्दीन मोहम्मद के पश्चिम दिशा की ओर साम्राज्य को रोक दिया। ठीक है, मोहम्मद गौरी भी देख चुका कि मेरा भाई अब विस्तार नहीं कर सकता, तो उन्होंने पूरब की ओर विस्तार करने का निश्चय लिया। एक तो दोनों को भी समझौता भी हो चुका था कि पश्चिम की ओर आप विस्तार करेंगे, पूरब की ओर मैं विस्तार करूंगा। उसी के कारण मोहम्मद गौरी भारत की ओर आना शुरू किया। ठीक है, मोहम्मद गौरी का एक कारण था साम्राज्य विस्तार, दूसरा इस्लाम का प्रचार, तीसरा धर्म का प्रचार, इस्लाम का प्रचार और तीसरा धन प्राप्ति भी था। लेकिन वो गौण था, मेनली उसका साम्राज्य विस्तार उद्देश्य था। जबकि उल्टा देखा जाए गजनवी वंश का, तो उसका कंप्लीट था धन लूटना, हर बार लूटा और वापस चला गया। ठीक है, जो भी हो। अगला क्वेश्चन बनता है तो पहला कहां जीतता है, कहां पर उन्होंने विजय अभियान किया। तो हमने अभी तक आपको बताया, अब मैं कंप्लीट मोहम्मद गौरी पर आऊंगा, उनके भाई के बारे में भी बता दिया। 1173 में उसने गजनी पर अधिकार किया पहला। 1173 के बाद 1175 में मुल्तान पर अधिकार किया। ठीक है, मुल्तान पर अधिकार करने के पश्चात यहां पर देखा जाए इस मुल्तान पर पहले करामातियों का शासन था। ठीक है, करामातियों की जो धार्मिक विचारधारा थी वो इस्लाम और बौद्ध का मिला जुला रूप था, बौद्ध धर्म का मिला जुला रूप था। ये करामातियों का भारत और ईरान में साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, इस मुल्तान पर। ठीक है, कोई दिक्कत? मुल्तान पर अधिकार करने के पश्चात वो 1176 में आते हैं उच्च और निचला सिंध पर अधिकार करते हैं। ठीक है, 1178 में इसकी पहली पराजय यहीं पर होती है। पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गौरी की पहली पराजय कहां हुई, तो कब हुई? 1178 में इसकी पहली पराजय होती है जब वे गुजरात पर आक्रमण करने का निर्णय लेते हैं। ठीक है, गुजरात के नेहरवाल पर आक्रमण किए ये मोहम्मद गौरी। नेहरवाल नामक स्थान पर, कहीं कहीं पाटन भी मिलेगा आपको। ठीक है, दोनों गुजरात में ही पड़ता है। ठीक है, यहां का शासक भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय, इन्होंने मोहम्मद गौरी को आबू पर्वत के निकट भयंकर पराजय दी। यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली भयंकर पराजय थी। और अब मोहम्मद गौरी ने अपना रास्ता चेंज किया, गुजरात ना आने के बजाय अब वो पंजाब की ओर बढ़ना शुरू किया। ठीक है, तो मैंने 1173 में बता दिया गजनी पर अधिकार किया, 1175 में मुल्तान पर, यहां करामातियों का शासन था, 1176 में उच्च और निचला सिंध पर अधिकार किया, 1178 में गुजरात और नेहरवाल पर अधिकार किया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो मैं मिटाता हूं थोड़ा। 1179 में ये पेशावर पर अधिकार करते हैं। यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा, गजनवी वंश का यदि कोई अंतिम शासक था, मलिक खुसरो, ये गजनवी वंश का अंतिम शासक था जिनका पंजाब पर अधिकार बनाया हुआ था, पेशावर पर भी उसका अधिकार था। ठीक है, मोहम्मद गौरी आकर इन्हें पराजित करते हैं, मलिक खुसरो को। मलिक खुसरो यहां पर अपने एक पुत्र और कुछ धन देकर अपनी रक्षा करते, एक पुत्र को बंधक के रूप में देकर किसी प्रकार रक्षा करते हैं। पेशावर के बाद 1181 में ये सियालकोट पर अधिकार करते हैं। सॉरी, सियालकोट नहीं, लाहौर होगा, लाहौर पर। ठीक है, लाहौर पर अधिकार करते हैं। लाहौर पर यहां पर इन्हीं का अधिकार होता है, मलिक खुसरो। ये फिर आधीनता स्वीकार करते हैं।
ठीक है, लाहौर पर अधिकार करने के पश्चात ये इन्हीं के अधीनता में छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद 1185 में मोहम्मद गौरी पुनः सियालकोट का विजय करते हैं, सियालकोट को विजित करते हैं। ठीक है, 1185 में ये इन्हीं के अधीन होता है। 1185 में सियालकोट को विजित करने के पश्चात ये 1186 में पुनः लाहौर पर हमला करते हैं मोहम्मद गौरी। ठीक है, यहां पर हमला करने का कारण यह था कि मलिक खुसरो विद्रोह करके पुनः कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास करते हैं। इसी कारण मोहम्मद गौरी पुनः आते हैं और इसे पराजित करते हैं। पराजित नहीं करते हैं, इन्हें मिलने के बहाने बुलाते हैं और इसे गिरफ्तार करके कारागार में डाल देते हैं और 1192 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी जाती है। और इस प्रकार गजनवी वंश का अंतिम शासक की मृत्यु होती है और कंप्लीट पंजाब, पूरे पंजाब क्षेत्र को वे मिला लेते हैं अपने साम्राज्य में। क्योंकि जब पंजाब विजित हो जाता है तो गौरी की सीमा अब पृथ्वीराज चौहान की सीमा से लगना शुरू कर देती है। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि यहां दोनों के बीच संघर्ष होगा ही। पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है, इसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है या राय पिथौरा भी कहा जाता है इसे, राय पिथौरा, ये तीनों एक ही नाम है। कभी पृथ्वीराज तृतीय भी मिल सकता है, पृथ्वीराज चौहान एक ही है। ठीक है, तो पंजाब को गिराने के बाद इसकी सीमा पृथ्वीराज की सीमा से मिलने लगी। मोहम्मद गौरी की सीमा पृथ्वीराज की सीमा से मिलने लगती है। जब पृथ्वीराज की सीमा मिलने लगती है तो मोहम्मद गौरी भटिंडा का किला 1189 भटिंडा को किला मोहम्मद गौरी जो है भटिंडा के किला को जीत लेते हैं, जिसे तबर हिंद का भी किला कहा जाता है। तबर हिंद का किला भी जीत लेते हैं। कब? 1179 में। जैसे मोहम्मद गौरी जीतकर जा रहे थे उसी समय पृथ्वीराज चौहान के आगमन की सूचना मिली, क्योंकि भटिंडा का किला पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। ठीक है, तो जब पृथ्वीराज चौहान आगे बढ़े तो मोहम्मद गौरी इनका मार्ग रोकने के लिए तराइन के मैदान में आकर डटा और फिर एक ऐतिहासिक युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। ठीक है, तराइन के मैदान में, इस तराइन का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की दूसरी पराजय हुई। पहली पराजय हमने बता चुका है 1178 में और दूसरी पराजय तराइन के मैदान में। ठीक है, किसी प्रकार खिलजी सरदारों ने घायल गौरी को बचाकर सुरक्षित निकालने में सफल होते हैं। यहां पूछा जा सकता है कि तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी को किन सरदारों ने सुरक्षित रूप से ले गया? तो खिलजी सरदारों ने, यह पूछा जा सकता है। ठीक है, खिलजी होगा, तुगलक होगा, चार ऑप्शन कोई भी डाला जा सकता है, तो याद रखना खिलजी। इसके पश्चात 1192 में मोहम्मद गौरी पुनः शक्ति संगठित करके तराइन के मैदान में आकर डट जाते हैं। फिर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पुनः युद्ध होता है, जिसमें इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। पृथ्वीराज चौहान भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन सुरसती ये एक स्थान पड़ता है हरियाणा के हिसार जिला में। हरियाणा के हिसार जिला में यहीं पर पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान को पकड़ने के पश्चात इतिहासकारों में मतभेद है। मिन्हाजुल सिराज कहते हैं कि इसकी तत्काल हत्या कर दी जाती है। इतिहासकार मिन्हाजुल सिराज कहते हैं कि इसकी तत्काल हत्या कर दी जाती है, जबकि हसन निजामी, जिन्होंने ताजुल मासिर नामक पुस्तक भी लिखी है, वो कहते हैं कि नहीं, इसे गिरफ्तार करके मोहम्मद गौरी अपने अधीनस्थ अजमेर का शासक बनाए रखता है और बाद में कई बार विद्रोह करने के बाद इसकी हत्या कर दी जाती है। जबकि चंद्रवरदाई तो अलग कहानी बताते हैं। चंद्रवरदाई कहते हैं 4 बार 24 गज 8 अंगुल परिमाण ऐते पे सुल्तान है, मत चुको चौहान। वो तो अलग है, क्योंकि काव्यात्मक चीज है, इतिहास में ऐसी चीज को वर्णन नहीं है। जो भी हो, तो पृथ्वीराज चौहान की हत्या होती है। पृथ्वीराज चौहान की हत्या होने के पश्चात मोहम्मद गौरी का अगला टारगेट जयचंद होता है। जयचंद ये गढ़वाल वंश के शासक होते हैं।
गढ़वाल वंश के शासक जिनका शासन कन्नौज में होता है, कन्नौज में होता है गढ़वाल वंश के शासक। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को हराने के पश्चात यही एक राजपूत शासक था जो मोहम्मद गौरी को टक्कर दे सकता था। ठीक है, तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच 1194 ईस्वी में चंदावर के मैदान में 1194 में चंदावर के मैदान में भयंकर युद्ध होता है जिसमें जयचंद मारा जाता है। अब कहीं गए चंदावर कहां, वर्तमान इटावा जिला के पास, इटावा जिला जो यूपी में पड़ता है। ठीक है, इटावा जिला के पास चंदावर के मैदान में इसकी मौत होती है। यहां इस 1194 में जयचंद को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी का पहला टारगेट होता है कि इसका वैसा खजाने को लूटना, इसके खजाने को लूटना। इसका खजाना रहता असनी का किला में, असनी का किला पूछा जा सकता है सब, असनी का किला। ये असनी का किला फतेहपुर जिला में पड़ता है, वर्तमान में फतेहपुर जिला में। ठीक है, असनी को किला को लूटता है और गढ़वाल वंश की प्रारंभिक राजधानी वाराणसी होती है, इसको भी लूटता है। इसको लूटने के पश्चात कन्नौज को लगभग, क्योंकि 1194 के बाद गौरी लौट जाता है, गौरी लौटने के पश्चात 1198 ईस्वी तक पूरा कन्नौज पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। ठीक है, इसके पश्चात 1194 में जयचंद को हराने के पश्चात मोहम्मद गौरी 1195 में पुनः आता है। इस बार इसका टारगेट बयाना होता है। ठीक है, बयाना, यहां बयाना जो होता है जदो भट्टी राजपूत कुमारपाल की राजधानी होती है। जदो भट्टी राजपूत कुमारपाल की राजधानी होती है। बयाना को 1195 में जीत लिया जाता है। 1195 में जीतने के बाद वह ग्वालियर, इसी दौरान वह ग्वालियर के किला पर भी घेरा डाल देता है। ठीक है, यहां का किलेदार सुलक्षण पाल होता है, सुलक्षण पाल, नाम सुलक्षण पाल गौरी की अधीनता स्वीकार करता है। ठीक है, और इस किले पर भी उसका अधिकार हो जाता है। लेकिन गौरी जाते जाते अपने बहाउद्दीन तुगलक को कहता है कि आप इस किला को जीत लीजिएगा। ठीक है, तो बहाउद्दीन तुगलक ग्वालियर के किला को पूरी तरह जीत लेता है। ठीक है, अधीनता सुलक्षण पाल स्वीकार कर लेता है, लेकिन जाने से पहले उसको कहा था कि ये किला अपने अधीन कर लेना है, इसको भी जीत लेगा। तो 1195 हो गया। 1195 के बाद गौरी चले जाते हैं। गौरी जाने के बाद ये लंबे समय तक आ नहीं पाते हैं। 1198 लंबे समय तक नहीं आ पाते हैं। 95 के बाद होता क्या है कि मध्य एशिया में गौरी इस कदर फंस जाता है कि यहां गैर तुर्की काराखानी से फंस जाता है। और 1204 में काराखानी और गौरी के बीच अंधखुद की लड़ाई होती है। अंधखुद की लड़ाई होती है दोनों के बीच। ठीक है, ये अमू दरिया के निकट होता है। ठीक है, अंधखुद की लड़ाई में गौरी पराजित हो जाता है। ये गौरी की तीसरी पराजय है। पहली पराजय गुजरात पर, दूसरी पराजय आपका तराइन का युद्ध। ठीक है, और तीसरी पराजय अंधखुद की लड़ाई। तो 3 है गौरी की पराजय, 1178 में, 1191 में और 1204 में। ठीक है, मोहम्मद गौरी, यहां पर एक अफवाह भी फैल जाता है कि गौरी की मृत्यु हो गई। गौरी की मृत्यु, यह अफवाह था। इस अफवाह का फायदा खोखर जाति उठाने का प्रयास करती है भारत में। ठीक है, खोखर जाति क्या करती है, ये पंजाब वाले एरिया में अधिकार करने का प्रयास करती है। ठीक है, खोखर जाति। इसी बीच मृत्यु तो होती नहीं है। मोहम्मद गौरी खोखरों को दंडित करने के लिए पुनः भारत आता है। और इस बार 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की लड़ाई खोखर और मोहम्मद गौरी के बीच भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें गौरी की पराजय लगभग तय थी। लेकिन ठीक समय पर मोहम्मद
कुतुबुद्दीन ऐबक के पहुंच जाने के कारण मोहम्मद गौरी की विजय हुई। किसके पहुंच जाने पर? कुतुबुद्दीन ऐबक के ठीक समय पर सहायता के लिए पहुंच जाने पर इसकी विजय हुई। जब यह विजित हो गया, विजित होने के बाद इसका अगला टारगेट यही अंधकूद की लड़ाई की जो पराजय थे, इसके अपनी पराजय का बदला लेना था इन कराखानियों से। ठीक है, इसके लिए उन्होंने अमू दरिया के पर एक नाव का पुल बनाया अमू दरिया नदी पर। अंधकूद की पराजय का बदला लेने के लिए गौरी ने अमू दरिया पर नाव का पुल बनाया। जब नाव का पुल बनाया, लेकिन इसी बीच क्या हुआ है, जब सिंधु नदी के किनारे जब गौरी लौट रहा था तो सिंधु नदी में दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी को ठीक है, किसी ने मारकर इसकी हत्या कर दी सिंधु नदी के किनारे नमाज पढ़ते वक्त। अब इस पर भी विवाद है, कई काराखानियों का किसी किताब में काराखानी मिलता है, कहीं कहता है खोखर, कोई कहता है इस्लामी सिया, तो जो भी हो, ठीक है। इसकी मृत्यु सिंधु नदी के आसपास दमयक नामक स्थान पर, किस स्थान पर? दमयक नामक स्थान पर, ठीक है, मृत्यु हो जाती है 15 मार्च 1200। ये डेट चूंकि आरपी सिन्हा नामक पुस्तक उसी में दिया हुआ है, ठीक है। मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद उसे काबुल ले जाया जाता है, गजनी ले जाया जाता है और गजनी में ही उसे दफना दिया जाता है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये आप बताइएगा। मैंने टॉपिक को पूरा कवर करने की कोशिश की है। यहां से जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं पीडीएफ लाने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।